नमस्कार बच्चों, आज हम पुस्तक अंतरा पर आधारित पाठ कच्चा चिट्ठा पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं ब्रजमोहन व्यास जी। इसका पूर्व का भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ के जो अंतिम भाग है उसको पढ़ेंगे। उस पर आधारित प्रश्न और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बच्चों, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, पाठ के अंतिम अंश के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। लेखक ने कच्चे चिट्ठे के समापन से पहले अपने सहयोगियों का आभार व्यक्त किया है। तो उसमें जो आभार उन्होंने व्यक्त किया है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेखक ने अंतिम पैराग्राफ में ये कहा है, उन्होंने कहा है कि इसके पहले कि मैं इस कच्चे चिट्ठे को समाप्त करूं, मैं उन लोगों से क्षमा मांगता हूं जिन्हें मैंने छला है, यानी जिसके साथ मैंने छल किया है, और फिर सिवाय मेरे क्षमा मांगने और उनके क्षमा करने के और कोई चारा भी तो नहीं है अपने पापों का। वो कह रहे हैं कि यदि वो लोग इसको पाप समझते हैं, जैसे आपने देखा इससे पहले मैंने बताया कि कौशाम्बी से उन्होंने भगवान शिव की चतुर्मुख जो प्रतिमा थी उसको वहाँ से उठा लाए थे, और इस तरह की जो भी वस्तुएं उनको लगती थी कि यह हमारी प्राचीन धरोहर के रूप में है, ये प्राचीन वस्तु है, उसको वो वहाँ से ले लेते थे। तो कह रहे हैं कि यदि लोग उसको पाप समझते हैं तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित जो है वो मांगना चाहता हूँ उन लोगों से, और मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो इस अंतिम पैराग्राफ में उन्होंने यही कहा कि अपने पापों का प्रायश्चित तो मैंने लिख कर लिया। चूँकि ये आत्मकथा है तो आपने देखा कि लेखक ने इसमें कुछ भी छिपाया नहीं है। उनकी जो भी कमियां थीं, जो अच्छाइयां थीं, उसको उन्होंने उजागर किया है। कह रहे हैं कि परंतु समाप्त करते करते इस पाठ को, चूँकि आत्मकथा है तो आत्मकथा की समाप्ति जो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पाठ को समाप्त करते करते मैं ऐसी कृतज्ञता का पाप नहीं कर सकता जिसके प्रायश्चित का शास्त्र में भी विधान नहीं है। यह संग्रहालय 4 महानुभावों के सहायता और उनकी सहानुभूति से ही बन सका है। तो उनके बारे में ही लेखक ने अंतिम अंश में बताया है। वह कहते हैं कि मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इसको बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके प्रति वह कृतज्ञता का भाव प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें जिनका उल्लेख उन्होंने किया है वह है राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़ जी, जो उस समय जो है उसके चेयरमैन थे। हिज हाइनेस महेंद्र सिंह जू देव, इनका भी इन्होंने जो है बहुत ही संग्रहालय में इनका भी योगदान रहा है, तो उनका भी वह एक तरह से धन्यवाद दे रहे हैं। नागौद नरेश लाल भागवेंद्र सिंह और जयदेव जी का। अंत में लेखक ने अथक परिश्रम से बनाए संग्रहालय के संरक्षण और उन्नति के लिए डॉक्टर सतीश चंद्र काला को अभिभावक के रूप में नियुक्त किया और स्वयं निश्चिंत हो गए, और इसके बाद उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। तो बच्चों, इस तरह से आप देखेंगे कि यह पाठ जो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया था, यह एक आत्मकथा है ब्रजमोहन व्यास जी की, जिसके बारे में आपने जाना, और पाठ का नाम जो है वो कच्चा चिट्ठा था। तो इसमें जो है भाषा पहले भी हमने बता दिया है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम और तद्भव और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग है, और लेखक चूँकि संस्कृत के विद्वान रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ आपको शब्द ऐसे भी मिलेंगे जो देशज भी हैं, और जो तत्सम शब्द हैं, जो तद्भव शब्द हैं, उनका सभी का प्रयोग करते हुए इन्होंने इस आत्मकथा को अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। बच्चों, इस पाठ से हमने जो अभी तक पाठ इसको पढ़ा, इससे कुछ जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वैसे ये जो प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर लिख करके सामने रखा है, ये प्रश्न आपके अभ्यास प्रश्न से ही संबंधित हैं। तो कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ पे आपको समझा दे रही हूँ।
और बाकी इसमें इस पार्ट में जो है वो 10 प्रश्न हैं। उन 10 प्रश्नों को 10 अभ्यास प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में करना है। तो चलिए इसमें मैं पहला प्रश्न बताती हूँ। पसोबा की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? पसोबा जो है वो क्या है? पसोबा एक तीर्थ स्थल है। तो उसका उत्तर मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अक्सर ये प्रश्न जो है वो बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पसोबा जो है वो जैन धर्म का एक बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पुराने समय से हर वर्ष जैनियों का विशाल मेला लगता है। इस मेले में दूर दूर से हजारों जैन यात्री आते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसकी गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे। उस पहाड़ी पर विषधर सर्प भी रहते थे। एक किंवदंती भी है, कथा है कि यहाँ पर सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था जिसमें बुद्ध के थोड़े से केस और नख खंड रखे गए थे। लेखक इन्हीं अवशेषों को ढूंढने गया था। तो आप देखेंगे कि लेखक की रुचि आप देख लीजिए कि किस तरह से वह हर एक वस्तुओं का संग्रह करते हैं। तो इसमें वही है कि ये इसको वो ढूंढने के लिए गए थे जिनके माध्यम से वह प्रयाग संग्रहालय की अनमोल वस्तुओं की संख्या में वृद्धि कर सके। तो पसोबा में जो है लेखक इसीलिए जाना चाहते थे, इसीलिए गए भी थे। क्यों? क्योंकि वहाँ से वह कुछ न कुछ और बौद्धों के बारे में और जैन धर्म के बारे में जानकारी चाहते थे। जब वहाँ गए तो उनको वह जानकारी प्राप्त हुई। लेखक अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मैं कहीं जाता हूँ तो छूछे हाथ नहीं लौटता, इससे क्या तात्पर्य है? तो बच्चों पूरा पाठ में आपको मैंने ये तो बता ही दिया और आशा है कि इस प्रश्न का उत्तर आप जो है खुद जो है ढूंढ लेंगे और अच्छे से इसका उत्तर लिखेंगे। मैं इसके संक्षेप में प्रश्न के उत्तर को बता दे रही हूँ कि लेखक की इस पंक्ति का आशा है कि वह कहीं भी अगर जाते हैं तो ऐतिहासिक महत्व की कोई न कोई वस्तु अवश्य लेकर के आते हैं। मैंने आपको बताया था कि कौशाम्बी से लौटते समय कुछ बढ़िया मृण मूर्तियाँ, जो मिट्टी की मूर्तियाँ थीं, सिक्के, मन के तथा चतुर्मुख शिव की मूर्ति वो वहाँ से लाए थे। गांव वाले इस मूर्ति की आराधना करते थे, इसलिए उन्हें यह मूर्ति वापस देनी पड़ी। वो कहानी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी है। दूसरी बार वह कौशाम्बी गए तो एक गांव में उन्हें बोधिसत्व की लाल पत्थर की 8 फुट ऊंची मूर्ति मिल गई। वह मूर्ति सिर से खंडित थी, सिर जो है उसका टूटा हुआ था। इस बार लेखक वहाँ से ऐतिहासिक महत्व वाली वह मूर्ति लेके आए। तो आप देखेंगे कि वह जब कहीं जाते हैं तो छूछे हाथ मतलब खाली हाथ वो नहीं लौटते हैं, कुछ न कुछ लेकर के ही लौटते हैं, ऐसी वस्तु जो ऐतिहासिक महत्व की होती है। अगला प्रश्न है, चांद्रायण व्रत करती बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी बिल्ली को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। लेखक ने यह वाक्य किस संदर्भ में कहा? तो इसके बारे में बच्चों बता दूं कि ये इसकी भी घटना हमने पहले ही बता दी है। अगर आपने ध्यान से पाठ को सुना होगा तो शुरू में ही जो है वो पहले ही वीडियो में ये इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। लेखक जब कौशाम्बी से लौट रहे थे तो रास्ते में एक गांव के निकट पत्थरों के ढेर के बीच में पेड़ के नीचे एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति देखी। वह पेड़ के सहारे रखी थी और लेखक का मन ललचा रहा था। वह गांव की संपत्ति थी, परंतु पुरातत्वविद होने के कारण, चूंकि लेखक जो थे वह पुरातत्व विद्वान भी थे, इस मूर्ति को उठाने से स्वयं को नहीं रोक पाए और उन्होंने क्या किया, चुपचाप उसे उठा करके इक्के पर रख लिया। इस मूर्ति के संदर्भ में लेखक ने यह बात कही क्योंकि वह पुरातात्विक वस्तुओं के लिए स्वयं को बिल्ली मानते हैं कि जहां उन्होंने इस तरह से देखा वहां झपट्टा मार लिया। तो कह रहे हैं कि इसमें ये बताया है उन्होंने खुद कि वह जो है जब ऐसी वस्तुएं देखते हैं तो उसको किसी भी हाल में प्राप्त करने से नहीं चूकते।
क्यों? क्योंकि जो संग्रहालय के लिए ऐतिहासिक, उपयोगी और दर्शनीय वस्तुएं होती हैं उसको अपनाने के लोभ से स्वयं को लेखक मुक्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये बात अपने संदर्भ में ही कही है। प्रश्न संख्या 4, अपना सोना खोटा है तो परखने वाले का क्या दोष, से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो इसमें भी लगभग वही उत्तर है कि लेखक गांव से जब शिव जी की चतुर्मुखी मूर्ति को चुपचाप उठा लाए थे, उस समय तक उस इलाके में यह बात फैल गई थी कि अगर कोई पुरातात्विक वस्तु वहां से गायब होती है तो अधिकतर लेखक ही उन्हें उठाकर ले जाते हैं, और उनका यह संदेह जो है वो 95% तक ठीक होता है। और आप लोग भी अब तो समझ ही गए होंगे कि वास्तव में वह जो मूर्ति थी उसको कौन ले आया था, उसको लेखक ही वहाँ से उठा करके ले आए थे। तो गांव वालों का जो संदेह था वो लेखक पर था और सच भी था। तो यह उक्ति लेखक ने अपने लिए प्रयुक्त की है कि जब अपने सोने में ही दोष हो तो जांच परख करने वाले को क्या दोष देना। अगला प्रश्न है, लेखक बुढ़िया से बोधिसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति प्राप्त करने में कैसे सफल हुआ? क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो बोधिसत्व की मूर्ति थी जो ऊपर से सिर खंडित था, उसको उन्होंने कैसे प्राप्त किया? लेखक दूसरे साल फिर कौशाम्बी गए। वहाँ उन्हें एक खेत की मेड़ पर बोधिसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति दिखाई दी। यह लाल पत्थर की थी। उन्होंने उठाया तो वहाँ एक बुढ़िया पहुँच गई और उसने उससे उसका हर्जाना मांगा, क्योंकि मूर्ति निकालते समय जो है 2 दिन तक खेत का काम रुक गया था। क्योंकि उस बुढ़िया की खेत से ही वो मूर्ति निकली थी, तो 2 दिन तक काम रुक गया था कि भाई कोई मूर्ति है अंदर, इसलिए उसके खेत में 2 दिन काम नहीं हो पाया। तो लेखक ने क्या किया कि लेखक ने उसको 2 रुपए दिए तथा नुकसान पूरा करने की बात कही। बुढ़िया ने पैसे मिलते ही मूर्ति ले जाने की अनुमति दे दी। अब उस समय जो 2 रुपए थे, वह 2 रुपए उस जमाने में बहुत ही महत्व के थे। आज के समय में उसकी कीमत जो है वो बहुत अधिक हो जाएगी। उस समय का 2 रुपया बहुत बड़ी बात थी। तो इस प्रकार मात्र 2 रुपए में वह यह मूर्ति पाने में सफल हो गए और इस तरह से उन्होंने उसका हर्जाना दे करके, उसकी कीमत चुका करके उस मूर्ति को प्राप्त किया। तो बच्चों, इस तरह से यह पाठ था कच्चा चिट्ठा, और यह आत्मकथा है ब्रजमोहन व्यास जी की, जिन्होंने प्रयाग में बने हुए संग्रहालय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और कह सकते हैं कि एक तरह से बनाया ही। उसके लिए उन्होंने बहुत अधिक परिश्रम और प्रयास किया। तो बच्चों, इसके बाद आप लोग जो प्रश्न शेष बचे हुए हैं उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।